हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने 2.1 द साइंटिफिक मेथड को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम 2.2 एंड 2.3 को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2.2 कॉजेशन एंड कोरिलेशन। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम अपने लार्ज सैंपल को यूज़ कर वेजेस और हमारे ईयर ऑफ एजुकेशन का रिलेशन देख सकते हैं। हमने देखा कि ऑन एन एवरेज रफली हम 10% अपने वेजेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम एक एडिशनल ईयर अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट को इनकरेज करें कि वो एक एक्स्ट्रा ईयर अपने स्कूल में इन्वेस्ट करें, तो जो उनके फ्यूचर वेजेस हैं वो 10% से इंक्रीज़ होंगे ही होंगे? नॉट नेसेसरी। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो हमारा मॉडल है वो अप्रॉक्सीमेशन को शो कर रहा है। जो भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सिचुएशन है जो ज़्यादातर लोगों के साथ होगी। ऐसा नहीं है कि वो सभी के साथ होगी। हमने जो बोला है कि 10% इंक्रीज़ होगा एक साल एक्स्ट्रा पढ़ने से, तो उसमें ये नहीं है कि सबके साथ ही 10% इंक्रीज़ होगा। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है और किसी का नहीं भी हो सकता। बट हमने जो प्रिडिक्ट करा है वो इस बेसिस पर है कि ज़्यादातर लोगों का ऑन एन एवरेज 10% तो होगा ही होगा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनका नहीं हो, तो यहाँ पर इसीलिए हमने बोला है नॉट नेसेसरी। अब अगर हम बात करें कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होगा, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, द रेड एड कैंपेन ब्लूज़। अब एग्जाम्पल बोल रहा है कि लेट्स अज्यूम कि तुम्हें वॉलमार्ट ने हायर करा है एज अ कंसल्टेंट। अब अगर तुम उनके कंसल्टेंट बन चुके हो, तो तुमने एक प्रिडिक्शन करी, तुमने एक हाइपोथेसिस डेवलप करा अबाउट द एड कैंपेन। वॉलमार्ट के एड कैंपेन के लिए तुमने एक हाइपोथेसिस डेवलप करा। वो क्या था? तुम्हें लगा कि अगर तुम एड कैंपेन में रेड कलर यूज़ करोगे तो वो लोगों की अटेंशन को सीक करेगा, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमने एम्पिरिकल एविडेंस ढूंढा हिस्टोरिकल कैंपेन का। वहाँ पे हमने दो चीज़ों पे फोकस करा। पहला कि एड कैंपेन का कलर क्या है और उससे हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जब तुमने ये रिसर्च करी, तुमने अपने प्रिडिक्शन को मैच करा अपने एम्पिरिकल एविडेंस से, तो वो रिसर्च बोलती है कि जो तुम्हारी हाइपोथेसिस है, जो तुमने प्रिडिक्शन करी है, वो बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? वहाँ पर हमें सेम चीज़ देखने को मिली कि जब हमने रेड इमेजेस को यूज़ करा तो जो हमारी सेल थी वो 25% से इंक्रीज़ हो गई, और बाकी टाइम जब हमने ब्लू इमेजेस को यूज़ करा अपने एड कैंपेन में, तो उस टाइम पर जो हमारी सेल थी वो सिर्फ 5% से इंक्रीज़ हुई। अब इस पूरी विनिंग सिचुएशन को देखकर तुम भागे भागे गए अपने वॉलमार्ट के सीईओ के पास और तुमने वहाँ पर जाकर अपनी रिपोर्ट को पेश करा, अपना रिमार्केबल रिजल्ट दिखाया। बट अनफॉर्चुनेटली जो सीईओ था उन्होंने तुम्हें फायर कर दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों करा? ऐसा क्या चीज़ थी तुम्हारे रिपोर्ट में जो उन्होंने नोटिस करी बट तुम नहीं कर पाए? उन्होंने देखा कि जो हमारे रेड कैंपेन की थीम है वो क्रिसमस सीज़न के टाइम ज़्यादा यूज़ होती है, और जो हमारी ब्लू कैंपेन की थीम है वो बाकी टाइम साल के यूज़ होती है। तो हमारे सीईओ ने साफ बोला कि जो हमने रेड कलर यूज़ करा है अपनी एडवर्टीजमेंट में, एड कैंपेन में, उसने हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं करा था। वो हमारा क्रिसमस सीज़न था, क्रिसमस की वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। और अगर हम बात करें अपने रेड थीम के कैंपेन की, तो हमारी एम्पिरिकल रिसर्च में रेड कैंपेन इसलिए यूज़ हुआ था क्योंकि अगेन उस टाइम पे हमारा क्रिसमस था। इट डजेंट मैटर कि हमारा रेड कैंपेन यूज़ हो रहा है या फिर ब्लू कैंपेन यूज़ हो रहा है। अगर हम क्रिसमस सीज़न की बात कर रहे हैं, अगर हम दिसंबर में सेल की बात कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो हमारा क्रिसमस सीज़न है। उसमें हमारे ब्लू कैंपेन से रेड कैंपेन से फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो हमने पीछे अपनी रिसर्च करी उसमें हमने रॉन्ग कंक्लूड करा, हमने जो रिलेशनशिप समझी वो गलत थी। हमने देखा कि हमारे रेड एड कैंपेन की वजह से सेल इंक्रीज हुई, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था, बट इसका डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं था हमारी सेल से। हमने देखा कि जो हमारी सेल है वो एक्चुअल में इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि उस टाइम पे हमारा क्रिसमस सीज़न था और लोग रेड कैंपेन भी इसलिए यूज़ कर रहे थे अपनी ऐड में क्योंकि उस टाइम पे अगेन हमारा क्रिसमस सीज़न था। तो जैसे कि अभी हमने ये मिस्टेक करी, हमने रेड एड कैंपेन और रेवेन्यू के बीच के कोरिलेशन को कॉजेशन समझा, तो ऐसे हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग यही सेम मिस्टेक करते हैं, वो कोरिलेशन को कॉजेशन समझ बैठते हैं। अब ये हमारा कोरिलेशन और कॉजेशन क्या होता है, तो अगर हम बात करें पहले कॉजेशन की, तो कॉजेशन वो सिचुएशन होती है जब हमारी एक चीज़ दूसरी चीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है। अगर हम इसको एग्जांपल के बेस पे समझें तो लेट सपोज अगर हम स्नो बॉल को हॉट ओवन में रख दें तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो पिघल जाएगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने कॉजेशन की, तो हमेशा उसमें कॉज और इफ़ेक्ट आएगा। हमने देखा कि हॉट ओवन की वजह से हमारा जो स्नो बॉल है वो मेल्ट हो गया। हमारा हॉट ओवन डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हमारी स्नो बॉल को, और क्या हो रहा है उससे कि हमारी जो स्नो बॉल है वो पिघल रही है। अब अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो उसको हम आगे समझते हैं। तो अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन हमारी वो सिचुएशन होती है जब हमारी एक चीज़ चेंज हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी चेंज होती है। अगर हम इस सेम चीज़ को अपने एग्जाम्पल में समझें जो हमने अभी पीछे ऐड कैंपेन का देखा, तो उसे देखते हैं आगे। तो अगर हम बात करें अपने एग्जाम्पल की, तो उसमें एक चीज़ चेंज होने के साथ साथ हमारी दूसरी चीज़ कौन सी चेंज हो रही थी, तो हमारी फर्स्ट चीज़ चेंज जो हो रही थी वो थी हमारे रेड एड कैंपेन जो हमने चेंज करे थे। उसके साथ साथ हमारी दूसरी चीज़ क्या चेंज हुई कि हमारे उसी सेम टाइम पर रेवेन्यू इंक्रीज हो गए थे। अब ये तो हो गई हमारी कोरिलेशन की बात कि अगर हमारी एक चीज़ चेंज हो रही थी तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी चेंज हो गई। तो इन दोनों के बीच की अगर हम रिलेशन की बात करें तो हमारा इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। अगर हम इस सेम चीज़ में बात करें कॉजेशन की, तो कॉजेशन क्या होता है कि जो डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट अफेक्ट की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपना क्रिसमस सीज़न। हमने देखा था कि क्रिसमस सीज़न की वजह से ही हमारी सेल इंक्रीज़ हुई, क्रिसमस सीज़न की वजह से ही हमारे रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए, और क्रिसमस सीज़न के वजह से ही लोगों ने रेड एड कैंपेन का यूज़ किया। तो अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट अफेक्ट क्या कर रहा है, तो क्रिसमस सीज़न ही इन दोनों चीज़ों को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो हमारा क्रिसमस सीज़न के साथ रेवेन्यू का कॉजेशन रिलेशन है और हमारे क्रिसमस सीज़न के साथ रेड एड कैंपेन का भी कॉजेशन रिलेशन है। अब ये तो हो गया हमारा रेड एड कैंपेन ब्लू वाला एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें बुक के नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो वहाँ पे हमें गिवन है कि जो स्टूडेंट हमारे म्यूज़िक कोर्सेज़ में ज़्यादा इनरोल्ड होते हैं, जो स्टूडेंट हमारे म्यूज़िक कोर्सेज़ को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हाई स्कोर करेंगे हमारे सेट एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारी एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है। जो स्टूडेंट हमारे म्यूज़िक कोर्सेज़ में हैं वही स्टूडेंट हमारे हाई स्कोर कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों के बीच में एक कोरिलेशन तो है। नाउ जब इस चीज़ पर और रिसर्च हुई तो हमने देखा कि जो हमारे म्यूज़िक कोर्सेज़ को ले रहे हैं स्टूडेंट वो हाई स्कोर नहीं कर रहे। ये तो बस एक कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये दोनों चीज़ें साथ में चेंज हो रही है, बट एक्चुअल में इन दोनों को कौन डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, वो है हमारे गुड स्टूडेंट।
अब इसका क्या मतलब हुआ, गुड स्टूडेंट का इन दोनों से डायरेक्ट रिलेशन कैसा हुआ। हमें पता है कि जो स्टूडेंट गुड है, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो हाई स्कोर करेंगे। दूसरी बात कि जो हमारे स्टूडेंट गुड है, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक कोर्सेज़ की और हाई स्कोर की, तो जो हमारे गुड स्टूडेंट हैं उनके साथ उनका डायरेक्ट रिलेशन है। हमारे जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों चीज़ों से। तो यहाँ पर हमारी कॉजेशन वाली सिचुएशन आ गई। अगर हम इसकी थ्योरी को देखें, इसमें हमारा वही सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने आगे एक्सप्लेन करा कि जो स्टूडेंट हाई स्कूल में म्यूज़िक कोर्सेज को लेते हैं वही स्टूडेंट बेटर स्कोर करते हैं सेट एग्ज़ाम में एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो म्यूज़िक कोर्सेज को हाई स्कूल में नहीं लेते। अब हम बोल सकते हैं कि म्यूज़िक कोर्सेज का हमारे हाई स्कोर से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, इनके बीच में एक को रिलेशन है कि एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है। बट कुछ हमारे एजुकेटर ऐसे हैं जिनको लगता है म्यूज़िक कोर्स और हमारे हायर सेट स्कोर के बीच में कॉजल रिलेशन है। तो यहाँ पर वही सेम बात गिवन है कि जो हमारे सेट स्कोर होते हैं और जो हमारे म्यूज़िक कोर्सेज हैं वो आपस में बस को रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें कॉज और इफ़ेक्ट की, तो बीइंग अ गुड स्टूडेंट वो कॉज करता है हमें हाई स्कोर करने में सेट में, और वही हमें इनरोल करता है म्यूज़िक कोर्सेज में। तो अगर हमारे ट्रम्बोन प्लेयर की आर्म टूट जाती है और वो अपनी म्यूज़िक क्लासेस को ड्रॉप करता भी है, तो इट डज़ंट मीन कि वो हाई स्कोर नहीं कर सकता। अगर वो गुड स्टूडेंट है तो वो हाई स्कोर कर सकता है, इवन दो अगर वो अपने म्यूज़िक को छोड़ भी देता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे म्यूज़िक कोर्स हैं और जो हमारे सेट स्कोर हैं ये दोनों बस आपस में को रिलेटेड है। एक्चुअल में अगर हम कॉज की बात करें तो बीइंग अ गुड स्टूडेंट हमें हेल्प करता है हाई स्कोर करने में, और वही हमें हेल्प करता है इनरोल होने में म्यूज़िक में। तो हमारा जो कॉजेशन है वो ये है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, और इन दोनों के बीच में हमारा बस को रिलेशन है। अब अगर हम बात करें आगे को रिलेशन की, तो को रिलेशन हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा हमारा ज़ीरो। को रिलेशन क्या होता था कि अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव को रिलेशन की, तो वो को रिलेशन होता है जब हमारे दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब कि अगर हमारा एक इंक्रीज़ हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, अगर हम बात कर रहे हैं एक कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगेन हमें यहाँ पर एक सर्वे गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है कि जिन लोगों की हाई इनकम होती है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो शादी करेंगे एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी लो इनकम होती है। तो इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा है कि जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतने ही ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे शादी करने के, और जितनी कम हमारी इनकम होगी उतने ही कम हमारे चांसेस होंगे शादी करने के। दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की, तो वो कोरिलेशन होते हैं जिसमें हमारे दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और अगर हमारा एक कम हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जितना ज़्यादा लोगों की हायर लेवल ऑफ एजुकेशन होगी उतने ज़्यादा उनके कम चांसेस हैं अनएम्प्लॉयड होने के। यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन को देखें तो जितना हमारा ज़्यादा लेवल ऑफ एजुकेशन होगा उतने कम चांसेस हैं हमारे अनएम्प्लॉयड होने के, और जितने कम हम पढ़े लिखे होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अनएम्प्लॉयड होंगे। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि बिल्कुल अपोजिट है।
देन लास्ट अगर हम बात करें अपने ज़ीरो कोरिलेशन की, तो उसका मतलब होता है कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, वो आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनका कोई भी रिलेशन नहीं है कि हम स्ट्रीट के ऑड साइड रहते हैं या फिर इवन साइड रहते हैं। अगर हम इसके ऊपर और एग्जाम्पल्स को देखें तो उसे देखते हैं आगे। अब यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल देने जा रही हूँ ये बुक में गिवन नहीं है, तो अगर आपको स्किप करना है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए कॉजेशन और कोरिलेशन में तो इसे देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी हमारा वो डिजीज़ है जिसमें हम मोटे होने लगते हैं और वो जो हमारा फैट है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है। इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम बोल सकते हैं मोटापा। तो हमारी एक रिसर्च में गिवन था कि अगर हम सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं डेली तो उस केस में हमें ओबेसिटी नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम डेली ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस केस में हमें ओबेसिटी नहीं होती है। और उसी सेम रिसर्च में हमें गिवन था कि अगर हम डेली अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो उस केस में हमें ओबेसिटी होती है। अब अगर हम ब्रेकफास्ट करने का और ना करने का ओबेसिटी के साथ रिलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक चीज़ बदल रही है तो दूसरी चीज़ भी बदल रही है, एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी हमारी चेंज हो रही है। अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमें ओबेसिटी नहीं हो रही है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर हम डेली अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं तो उस केस में हमारे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें ओबेसिटी हो, हमें मोटापा हो। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी हमारी चेंज हो रही है। अब ये तो हो गया हमारा कोरिलेशन, एक चीज़ चेंज हो रही है तो हमारी दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है। अब हम अपने रेड डाइट कैंपेन की तरह इसको कॉजेशन तो नहीं समझेंगे ना कि ब्रेकफास्ट करने से हमें ओबेसिटी होगी ही नहीं, ऐसे तो नहीं समझेंगे क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट कॉज नहीं करता है इसको। तो इसका कॉज क्या है, इसमें हमारा कॉजेशन क्या है, तो उसे देखते हैं। तो अगर हम डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ को करते हैं, अगर हम डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उस केस में तो हम डेली ब्रेकफास्ट भी खाएंगे, और अगर हम डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम अपना फिट भी रहेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम फिट रहेंगे तो हमें मोटापा भी नहीं होगा। तो एक्चुअल में इन दोनों को डायरेक्टली कॉज कौन कर रहा है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ही हम डेली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसी की वजह से हमें मोटापा भी नहीं हो रहा। अब अगर हम बात करें स्किप ब्रेकफास्ट वाले एग्जाम्पल की तो यहाँ पर हम कॉज ले सकते हैं स्लीपलेस, जो भी हमारे पर्सन कम सो रहे हैं किसी भी रीज़न से। तो अगर कोई पर्सन कम सो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर कोई 8 घंटे से कम सोता है तो उसका वेट गेन होता ही है। तो इस केस में तो ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है मोटापे को। दूसरा अगर हम बात करें स्किप ब्रेकफास्ट की तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक पर्सन की नींद पूरी नहीं होती है तो वो अगले दिन मैक्सिमम सोकर लेट ही उठता है। तो अगर लेट सपोज कि तुम्हें 8 बजे कॉलेज जाना है तो तुम उठ रहे हो 7:30, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम लेट उठ रहे हो। तो जो भी पर्सन की नींद पूरी नहीं होती है वो लेट ही उठता है, लेट के चक्कर में वो अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों का स्लीपलेस से डायरेक्ट रिलेशन है। जो स्लीपलेस है वो हमारे मोटापे को भी कॉज कर रहा है और वो हमारे ब्रेकफास्ट को भी स्किप कर रहा है। यहाँ पे भी हमारा कॉजेशन है। तो ये था हमारा कोरिलेशन एंड
कॉजेशन का एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो हमने क्या देखा कि अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो हमारी दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है। बट अगर हम नोटिस करें तो कोरिलेशन में हम कभी भी स्टेटमेंट नहीं देते कि इसकी वजह से ये हो रहा है, हम कभी भी कंक्लूड नहीं करते, कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि ब्रेकफास्ट करने से डेली हमें मोटापा नहीं होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते। कोरिलेशन में हम कभी भी ऐसे स्टेटमेंट को नहीं देते। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि रेड एड कैंपेन की वजह से हमने बोल दिया था कि हमारे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत था। हमारे बीच में, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन था, बट हमें लगा कि इसके बीच में कॉजेशन है। हमारे रेड कैंपेन डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे रेवेन्यू को, बट ये हमारी गलत फहमी थी, ऐसा नहीं हो रहा था। हमारे इन दोनों के बीच में कोरिलेशन था, एक चीज़ चेंज हो रही थी तो दूसरी चीज़ चेंज हो रही थी। कोरिलेशन में हम कभी भी कंक्लूड नहीं करते कुछ भी। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों हम कोरिलेशन में कभी भी कुछ भी कंक्लूजन नहीं देते, डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप नहीं करते, क्यों हम कोरिलेशन को कॉजेशन पर अप्लाई नहीं करते, तो उसका रीज़न हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अगेन हमारे कुछ एग्जाम्पल गिवन है कोरिलेशन एंड कॉजेशन के, इनको मैं भूल गई थी, तो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कि अगर हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में तो हमारा कैमरा वर्क नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होना और हमारा कैमरा वर्क ना करना, इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन है। बट ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों के पीछे का एक्चुअल कॉज अगर हम देखें, तो अगर हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होगा ही होगा। और अगर हम बात करें कि कैमरा वर्क नहीं करेगा, तो हमने देखा हुआ है कि जब हमारे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस केस में अगर हम कैमरे को खोलते हैं तो वहाँ पे रीज़न भी लिखा आता है कि बैटरी बहुत कम है, कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पर भी ये इसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो वही सेम बात है कि अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है, बट इन दोनों के बिहाफ पर हम कंक्लूड नहीं कर सकते कुछ। अगर हमें बात करनी है कंक्लूजन की, अपने रीज़न की, तो हम देख सकते हैं अपने कॉजेशन को कि बैटरी के कम होने से हमारा फ़ोन भी स्विच ऑफ हुआ और हम कैमरा यूज़ नहीं कर पाए। फिर अगर हम इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि अगर लेट सपोज हमारा फ़ोन अटकने लग जाता है, तो उस केस में जो हमारे टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो वर्क नहीं करते। आई डोंट नो कि आपने एक्सपीरियंस करा है या नहीं, बट ये एक्चुअल में होता है कि अगर तुम्हारा फ़ोन अटकने लग जाता है, तो उस केस में जो तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वो सेंड नहीं होते, उसमें रीसेंड ऐसे आ रहा होता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी भी चीज़ चेंज हो रही है, तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल कॉज की, इन दोनों के बीच में कॉजेशन की अगर हम बात करें, तो ये हो क्यों रहा है, लैक ऑफ रैम की वजह से। अब रैम तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि क्या होता है, बट ये एक पार्ट होता है जिसकी वजह से हमारा जो स्पीड है वो डिसाइड होती है कि हमारी जो भी चीज़ है, जैसे कि लैपटॉप है या फिर फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है, वो कितना स्मूथ चलेगा। तो अगर हमारी रैम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो फ़ोन है वो अटकेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी रैम कम होगी तो हमारे टेक्स्ट मैसेजेस भी ढंग से काम नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ रैम का इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर हम बात करें जहाँ पे हमने छोड़ा था कि जो हमारा कोरिलेशन है वो डायरेक्टली हमारे कंक्लूजन पे जंप क्यों नहीं करता, वो ये क्यों नहीं शो करता, ये क्यों नहीं सजेस्ट करता कि हमारा कॉज और इफेक्ट क्या है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा कोरिलेशन हमारे कॉजेशन को क्यों नहीं शो करता। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट रीज़न की, तो वो है हमारा ओमिटेड वेरिएबल्स। ओमिटेड वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारे से कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, उनकी वजह से हम डायरेक्टली कंक्लूजन पर जंप नहीं कर पाते, अपनी कोई भी स्टेटमेंट को नहीं देते।
अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझें तो जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था अपना रेड एड कैंपेन का, तो उसमें हमने सोचा था कि रेड कलर यूज़ करने की वजह से हमारी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी। बट उसमें हमारा जो कंक्लूजन था वो तो गलत था ही, क्योंकि हमारी सेल उसकी वजह से इंक्रीज़ नहीं हुई थी। तो उस केस में जो हमारा ओमिटेड वेरिएबल था वो क्या था, हमारा क्रिसमस सीज़न। हमने ये नोटिस ही नहीं करा था, तो हमने अपने क्रिसमस सीज़न को नोटिस नहीं करा और हमारा कंक्लूजन भी गलत आ गया। इसलिए हम डायरेक्टली कोरिलेशन में कंक्लूजन पे जंप ही नहीं करते, क्योंकि उस केस में हमारे कुछ ओमिटेड वेरिएबल्स ऐसे भी होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। तो यहाँ पे सेम वही बात लिखी हुई है कि जो हमारा एक सेकेंड जो हमारी वॉलमार्ट का ऐड था और जो हमारी सेल थी, उन दोनों के बीच में सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन था, और जो हमारा रेड कलर था वो डायरेक्टली हमारी सेल को इंक्रीज नहीं कर रहा था। हमारा क्रिसमस सीज़न हमारा ओमिटेड वेरिएबल था जिसको हमने नोटिस नहीं कर पाए थे, और उसी की वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हुई थी। अब ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था वीडियो की कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हम 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो हमारे फ्यूचर में वेजेस 10% से इंक्रीज होंगे ही होंगे, तो हो सकता है किसी किसी के ना भी हो। तो हमने बोला था नॉट नेसेसरी। अब उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे का यही रीज़न था अगेन कि हमने कंक्लूजन पे डायरेक्टली जंप नहीं करा था। हो सकता है कि हमारे एजुकेशन और इनकम के बीच में भी कोई ओमिटेड वेरिएबल हो। तो अब अगर हम बात करें इसमें ओमिटेड वेरिएबल की, तो यहाँ पे हमें गिवन है वर्काहोलिक, वो बंदे जिनको काम करना पसंद है, जो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें। तो अगर एक पर्सन पूरी रात बैठकर टर्म पेपर्स को लिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने कोर्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। वर्काहोलिक होना एक ज़्यादा ग्रेटर चांस देता है हमें कि हम ज़्यादा अर्न करेंगे उन लोगों से जो वर्काहोलिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी जॉब में ज़्यादा देर तक काम करें और वहाँ पे रुके रहें, और वर्काहोलिक होने की वजह से हो सकता है कि हम वीकेंड्स पर भी काम करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम वर्काहोलिक हैं तो क्या ये रीज़न है कि हम ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं और अपने कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं, ड्रॉप आउट नहीं कर रहे, या फिर अगर हम कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो क्या ये रीज़न है कि हम ज़्यादा अच्छे से अर्न कर पा रहे हैं? इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है? बेसिकली हमें ये यहाँ पर वो चीज़ दिखा रहे हैं जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था एम्पिरिसिज्म में, कि अगर हम स्मार्ट हैं इसलिए कॉलेज जाते हैं या कॉलेज जाते हैं इसलिए स्मार्ट हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी कि इसका कॉज और इफेक्ट क्या है। अगर हम वर्काहोलिक हैं इसलिए कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं और ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, या फिर अगर हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा अर्न करते हैं। तो ये हो गई हमारी दो सिचुएशन, मतलब कि हमारा ए कॉज कर रहा है बी को या फिर हमारा बी कॉज कर रहा है ए को। ये पूछ रहे हैं हमारा इसमें यहाँ पे कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। तो जो हमारा सेकंड रीजन है वो हमारा यही शो करता है रिवर्स कॉजालिटी। इसे हम आगे देखते हैं। रिवर्स कॉजालिटी क्या होता है, यहाँ पे गिवन है कि जब हम मिक्सअप कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हमें पता नहीं चलता कि ये इसको कॉज कर रहा है या फिर ये इसको कॉज कर रहा है, तो तब हमारा हो जाता है रिवर्स कॉजालिटी। अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल गिवन है हमारी हेल्थ और वेल्थ का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा वेल्दी होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा हेल्दी भी रहें। वेल्दी मतलब कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी होती है, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हारे पास ग्रेटर वेल्थ होगी, ज़्यादा पैसे होंगे, तो तुम ईजिली अफोर्ड कर पाओगे बेटर हेल्थ केयर को। अब ये तो हो गया हमारा ए टू बी। हमने देखा कि हमारे ए हो गया यहाँ पे वेल्थ और बी हो गया हमारा यहाँ पे हेल्थ। हमारी वेल्थ की वजह से हेल्थ अच्छी रहती है, एक साइड का कॉज हो गया। अब अगर हम बात करें अपना बी टू ए, तो यहाँ पे हमें गिवन है हमारी रिवर्स कॉजालिटी, मतलब कि अगर हमारी बेटर हेल्थ होगी तो हमारी ग्रेटर वेल्थ होगी। यहाँ पे हमारा बी टू ए हो गया। इस केस में हमारा हेल्थ कॉज कर रही है वेल्थ को।
अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? हेल्दी से तुम वेल्दी कैसे हो सकते हो? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम हेल्दी रहोगे तो तुम ज़्यादा काम कर पाओगे और तुम वर्क हार्ड भी कर पाओगे। दूसरा रीज़न कि अगर तुम ऑलरेडी हेल्दी हो तो मतलब कि तुम कम बीमार पड़ रहे हो तो तुम्हारे जो हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर हैं वो भी कम लगेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम A to B भी जा रहे हैं और B to A भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वेल्थ कॉज कर रही है हेल्थ को और हेल्थ भी कॉज कर रही है हमारी वेल्थ को। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी रिवर्स कॉजालिटी। अब अगर हम बात करें अपनी एजुकेशन और वेजेस की, जहाँ पे हमने बोला था नॉट नेसेसरी, तो वहाँ पे हमने अपना कंक्लूजन क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उन दोनों के बीच में बस कोरिलेशन था, कॉजेशन नहीं था। तो वहाँ पे रीज़न था, पहला हमने देख लिया ओमिटेड, वहाँ पे हमारा ओमिटेड क्या था। दूसरा अब अगर हम बात करें रिवर्स की तो वो देखते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसके रिवर्स की, तो पहले क्या हो रहा था कि हमारी एजुकेशन की वजह से हमारे वेजेस इंक्रीज कर रहे थे, हमारी एजुकेशन कॉज कर रही थी हमारे वेजेस को। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो हम यहाँ पे ले सकते हैं हमारे वेजेस कॉज करें हमारी एजुकेशन को, वेजेस की वजह से हमारी एजुकेशन इंक्रीज हो, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या ये पॉसिबल है? अब ये पॉसिबल तो है, कब? जब हमारे पास टाइम मशीन हो। ऑब्वियस सी बात है, इन रियल लाइफ हमारे पास टाइम मशीन नहीं होती है। यहाँ पे अज्यूम भी करा हुआ है कि लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास टाइम मशीन नहीं है। तो जब तुम्हारे पास टाइम मशीन नहीं है तो उस केस में तुम्हारी जो ये रिवर्स कॉजालिटी है ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हम मान भी लें कि हमारे पास टाइम मशीन है, तो उस केस में हमारे वेजेस हमारी एजुकेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो मान लो अगर मैं $100 पर मंथ अर्न कर रही हूँ, वो भी कब? जब मैंने 2 साल एडिशनल अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करे हैं आफ्टर स्कूलिंग। तो अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर अपनी टाइम मशीन में बैठती और वापस चली जाती पास्ट में अपने मिनी वर्जन के पास और उसको अपनी ये इंफॉर्मेशन दे देती। जैसे हमारे डोरेमोन में भी जो हमारा बड़ा नोबिता होता है वो टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जाता है छोटे नोबिता के पास और उसको बता देता है कि वो बड़े होकर बनेगा ग्रेट साइंटिस्ट। तो सेम ऐसे ही मैं अपने मिनी वर्जन के पास जाऊंगी पास्ट में और मैं उसको ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। अब इन्फॉर्मेशन तो दे दी, बट इससे हमारे वेजेस कैसे इंक्रीज करेंगे हमारी एजुकेशन को? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो मेरी ये इन्फॉर्मेशन देखेगी तो उसे समझ आएगा कि 2 साल एक्स्ट्रा पढ़कर मैं महीने के $100 अर्न कर रही हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है उसे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी अपनी एजुकेशन इंक्रीज कर अपने फ्यूचर वेजेस और इंक्रीज करने हैं, कितने मैं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने वेजेस को देखकर, अपने फ्यूचर के वेजेस को देखकर अपनी प्रेजेंट की एजुकेशन को वो इंक्रीज कर लेगी। बट ये तो हो गई हमारी टाइम मशीन वाली बात। बट अगेन इन रियल लाइफ हमारी टाइम मशीन नहीं होती है, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को तो पास्ट में पहुंचा नहीं सकते कि इतना पढ़ लो तो इतने मिल जाएंगे। तो वेजेस हमारे एजुकेशन लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसको 1 मिनट इरेज कर देते हैं। तो वेजेस हमारी एजुकेशन को इंक्रीज नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारी रिवर्स कॉजालिटी पॉसिबल नहीं है। रिटर्न टू एजुकेशन में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगेन जो हमारा ओमिटेड वेरिएबल वाला फैक्टर था वो वहाँ पर था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर हमने नॉट नेसेसरी इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पर हम अपनी कॉजेशन को नहीं डाल सकते कि ये डायरेक्टली कॉज करता है। वहाँ पे अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमारी अर्निंग को कॉज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कोरिलेशन एंड कोजेशन। अब अगर हम बात करें कोजेशन की, कोजालिटी की या फिर कोजल रिलेशनशिप की, तो ये सारी चीज़ हमें सेम ही चीज़ को शो करती है। ये शो करती है हमारा कॉज और इफ़ेक्ट एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर। तो ये सब चीज़ें सेम है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब अगर हम बात करें कि हम अपने कोजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं कि इन रिलेशन के बीच में कोजेशन है, मतलब कि कोई चीज़ एक्चुअल में कॉज कर रही है किसी दूसरी चीज़ को, तो उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल गिवन है कि अगर लोग जॉगिंग करते हैं तो इसलिए वो हेल्दी है, या फिर अगर लोग हेल्दी हैं मतलब कि उनकी गुड हेल्थ है इसलिए वो जॉगिंग करते हैं। तो इस दोनों सिचुएशन में हम देख सकते हैं A to B एंड B to E दोनों ही सिचुएशन हमारी ट्रू है।
यहाँ पे अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो जो हमारी स्टडीज़ हैं उन्होंने कंक्लूड करा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की तो जिन लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है वो लोग एक्चुअल में स्मोकिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपनी रिवर्स कॉज़ैलिटी को देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक और रिसर्च की तो वहाँ पे देखा गया कि जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस रहती है। अगेन अब अगर हम बात करें इन रियलिटी की तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग ज़्यादा खुश रहेंगे वो ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने काम पर और वो ज़्यादा हायर इनकम को अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हम अपनी रिवर्स कॉज़ैलिटी को देख सकते हैं। अगर हम एक और स्टडी की बात करें तो वहाँ पे गिवन था कि जो हमारी पॉवर्टी है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को कॉज करती है। बट अगेन हम देख सकते हैं कि जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे मतलब कि ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी तो तुम अर्न भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करेगी पॉवर्टी को। तो यहाँ पे भी हम अपनी रिवर्स कॉज़ैलिटी को देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कोरिलेशन एंड कॉजेशन। अब अगर हम बात करें अपने कॉजेशन की, यहाँ पर एक मिनट में लिख लेती हूँ, कॉजेशन की, या फिर अगर हम बात करें अपनी कॉज़ैलिटी की, या फिर अगर हम बात करें अपने कॉजल रिलेशनशिप की, तो ये हमारी तीनों ही चीज़ें मोर एंड लेस सेम चीज़ को शो करती है। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन हमारा कॉज एंड इफेक्ट, हमारा एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर कॉज एंड इफेक्ट। नाउ अब अगर हम बात करें कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को अफेक्ट कर रही है, कॉज कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इकोनॉमिक टूल है। पहला हमारा एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स, दूसरा है हमारा नेचुरल इकोनॉमिक्स। तो उसे हम आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक में तो हमें पता ही चल रहा है कि यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर पता लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमने कभी इकोनॉमिक में तो पहले नहीं देखा होगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद हम किसी इकोनॉमिक का एक्सपेरिमेंट देखेंगे समझने के लिए। तो अगर हम बात करें अपने एक्सपेरिमेंट को रन करने की, एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, तो उसमें हमारे जो रिसर्चर हैं वो दो ग्रुप्स बनाते हैं। पहला हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप, दूसरा हमारा कंट्रोल ग्रुप। फिर उसके बाद हम अपने पार्टिसिपेंट को कलेक्ट करते हैं और उनको रैंडमली दोनों ग्रुप्स में हाफ हाफ करके डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन। जब हम किसी को सिलेक्ट कर कर पर्टिकुलरली नहीं डालते हैं, रैंडमली डाल देते हैं बिना सोचे समझे कि तुम इस ग्रुप में चले जाओ और तुम इस ग्रुप में चले जाओ। देन जो हमारा रैंडमाइजेशन है वो हमारा बाय चांस होता है, बाय चॉइस नहीं होता। तो अगेन कि हम किसी को सोच समझ के उसकी चॉइस के हिसाब से नहीं डालते हैं, रैंडमली डाल देते हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे। फिर उसके बाद जो हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप होते हैं और जो हमारे कंट्रोल ग्रुप होते हैं, इन दोनों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। बस एक चीज़ दोनों में कॉमन नहीं होती जो हमें ऑब्जर्व करनी होती है दोनों ग्रुप में। तो वो चीज़ वो होती है जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में कर रहे हैं देखने के लिए, और उसी का वेरिएशन देखने के लिए कि दोनों में उसका क्या डिफरेंस है, वो ही हमारा फोकस होता है एक्सपेरिमेंट का। अब ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर। अब अगर हम अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखें तो यहाँ पे हमें अपनी न्यू मेडिसिन को चेक करना है कि वो पेशेंट को हेल्प करती है डायबिटीज़ में या फिर नहीं। तो उसको एक्सपेरिमेंट को, उस मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर देखा। तो पहले हमने कलेक्ट करने हैं सारे लोग। तो इन्होंने 1000 पेशेंट्स को कलेक्ट करा जिनको डायबिटीज़ थी। दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है कि हम ग्रुप में रैंडमली डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे 1000 पेशेंट थे उनको हमने हाफ हाफ दोनों ग्रुप में रैंडमली डाल दिया। पहले हमने 50 लोगों को डाल दिया ट्रीटमेंट ग्रुप में,
जहाँ पर हम अपनी न्यू मेडिसिन को दे रहे थे और बाकी जो ट्रीटमेंट था वो सारा सेम था। अदर जो हमारे 500 थे उनको हमने डाल दिया कंट्रोल ग्रुप में, जो हमारी पुरानी मेडिसिन ही खा रहे थे डायबिटीज़ की, और बाकी सारी चीज़ें हमारी अगेन सेम थी। फिर उसके बाद हमने अपने पेशेंट को फॉलो करा, ऑब्ज़र्व करा काफ़ी सालों तक। देन उसके बाद हमने दोनों को ऑब्ज़र्व करके उनकी हेल्थ में चेंजेस देखे कि कौन से ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर कुछ भी चेंज नहीं है दोनों में, या फिर कौन से ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो जो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है वो टेस्ट करेगा हमारे कोजल हाइपोथेसिस को कि जो हमारा न्यू ड्रग है, जो हमारी न्यू मेडिसिन है डायबिटीज़ को लेकर, वो हमारी पुरानी मेडिसिन से अच्छी है कि नहीं है। अब ये हो गया हमारा मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम बात करें अपने इकोनॉमिक के एक्सपेरिमेंट की तो उसे हम आगे देखते हैं। जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट हैं वो हमारी कॉलेज डिग्री के ऊपर ही है, मतलब कि हमारी कॉलेज की एजुकेशन कितना कॉस्ट कर रही है हमारे वेजेस को इंक्रीज करने में, वो हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अपने एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए अगेन हमने 1000 हाई स्कूल स्टूडेंट को कलेक्ट करा। वो स्टूडेंट जो कॉलेज जाना अफोर्ड नहीं कर सकते बट एक्चुअल में जाना तो चाहते हैं। तो अगेन हमने इन 1000 स्टूडेंट को 50-50 डिवाइड करके दोनों ग्रुप में डाल दिया। यहाँ पर जो हमने 500 रैंडमली स्टूडेंट पिक करे अपने ट्रीटमेंट ग्रुप में, उनको हमने कॉलेज में एडमिशन दिला दिया और उनके सारे एक्सपेंसेस को खुद से पे कर दिया। जो हमारे बचे 500 थे उनको हमने अपने कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया। अब रैंडमली ग्रुप में डालने के बाद हमारा स्टेप आता है कि हम उन सब ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करें। तो जितने भी हमारे 1000 स्टूडेंट्स थे हमने उन्हें ट्रैक करा और ऑब्जर्व करा और वेट करा कि जो हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनका कॉलेज कंप्लीट हो। इस सर्वे से हम देख सकते हैं इजीली कि जो हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं उनको जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उनके वेजेस में, और जो हमारे कंट्रोल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके वेजेस में, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इससे हम अपनी हाइपोथेसिस का पता लगा सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है कॉलेज का वो कितना कॉस्ट करता है हमारे वेजेस को इंक्रीज होने में। अब ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट कि हम अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कितना पता लगा सकते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस सही है कि नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके ड्रॉबैक्स की कि इसका नुकसान क्या है, इनमें नुकसान क्या है, तो हमारे एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स के 3 ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम की जो हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम फेस करते हैं, तो हमने देखा है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मतलब कि हम देख भी सकते हैं अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि हमें उन सब की 500 स्टूडेंट्स की कॉलेज की फ़ीस खुद पे करनी पड़ी अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। फिर अगर हम बात करें अपनी सेकंड प्रॉब्लम की तो वो ये है कि हमें एकदम से आंसर नहीं मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अपने दोनों एग्जाम्पल में कि हमें सालों साल वेट करना पड़ता है कि क्या हमारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम कुछ आंसर कर पाते हैं। यहाँ पे हमें एकदम से पता नहीं चलता कि हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, तो हमें एकदम से आंसर नहीं मिलता है, तो ये भी हमारा प्रॉब्लम है। फिर अगर हम बात करें एक और प्रॉब्लम की तो कभी कभार जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं वो अच्छे से रन नहीं हो पाते। अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पर समझें तो लेट सपोज कि हमने 2 हॉस्पिटल सेलेक्ट करे। एक हमारा है बहुत ही प्राइवेट फैंसी हॉस्पिटल, दूसरा है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ भी इतना अच्छा नहीं होता है, ऑल्दो हमारी सर्विसेज सही होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने प्राइवेट हॉस्पिटल की जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और फैंसी है, तो वहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, न्यू हमारी टेक्नोलॉजी होती है और बहुत सारे हमें एडवांटेज होते हैं। तो अगर हम बात करें अपने मेडिकल रिसर्च की, जो हमने डायबिटीज़ की न्यू मेडिसिन बनाई, हमने इन दोनों हॉस्पिटल में भेजी कि आप दोनों अपने पेशेंट पर टेस्ट करके बताओ। कुछ पेशेंट्स को लाइक अपने ट्रीटमेंट ग्रुप में डालकर ऐसे टेस्ट करके बताओ कि क्या वो वर्क करती है या नहीं। तो गवर्नमेंट में तो रिजल्ट आ जाएगा, बट अगर हम बात करें अपने प्राइवेट की तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि जो हमारे पेशेंट है वो इसलिए ठीक हुए हैं क्योंकि उन्होंने न्यू मेडिसिन खाई है,
या फिर वो इसलिए ठीक हुए हैं क्योंकि वो फैंसी हॉस्पिटल में थे। फैंसी हॉस्पिटल से इसका क्या लेना देना है, क्योंकि फैंसी हॉस्पिटल में अगेन हमारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पेशेंट को कॉज कर सकते हैं ठीक करने में। तो उस केस में अगर हम बात करें अपने फैंसी हॉस्पिटल की, वहाँ पर अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट को रन करें तो हो सकता है कि वो पुअरली रन हो, क्योंकि उसमें जो हमारा रिजल्ट है वो हमें एक्चुअल में कॉज को पता नहीं करने देगा कि हमारी हेल्थ है उसका एक्चुअल रीज़न क्या है कि वो क्यों इम्प्रूव हुई है। तो जो हमारी बैडली डिज़ाइन रिसर्च होती है उनका जो भी कंक्लूजन होता है उस पर हमारे इकोनॉमिस्ट बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होते कि जो हमारा कंक्लूजन है वो सही है। उल्टा वो ये बोलते हैं कि अगर कूड़ा ही डालोगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा, मतलब कि ऑफकोर्स अगर तुम्हारी रिसर्च रन ही अच्छे से नहीं हुई तो उसका रिजल्ट भी कबाड़ ही आना है। अब ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स, जिसके ऑलरेडी हमने 3 ड्रॉबैक्स भी देख लिए। अब अगर हम इसको नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसमें हम अपने हिस्टोरिकल डेटा को उठाकर अपने हाइपोथेसिस को चेक कर लेते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर तुम अभी कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो कि इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये कॉज होता है, तो तुम उसको हिस्ट्री में भी तो देख सकते हो। हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ सेम कॉज करती है तो तुम उससे अपने हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हो। तो उस केस में तुम अपने नेचुरल एक्सपेरिमेंट को यूज़ कर कर अपनी हिस्ट्री को उठाकर देख सकते हो कि वहाँ पे अगर ऐसा हुआ था तो उसका कॉज क्या था, क्या वो हमारी प्रिडिक्शन से, हमारी हाइपोथेसिस से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक की, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर नेचुरल एक्सपेरिमेंट से दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम एक एक्स्ट्रा ईयर स्कूलिंग का इन्वेस्ट करते हैं, एक एक्स्ट्रा ईयर स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो हमारे वेजेस हैं वो कितने इंक्रीज होंगे। अब पहले के टाइम पे जो हमारी स्कूलिंग थी वो कंपलसरी नहीं थी, मतलब कि जिसको मन है पढ़ो, जिसको मन नहीं है मत पढ़ो। तो जो हमारे टीनेजर्स थे वो ईजिली ड्रॉप आउट कर देते थे स्कूल ग्रेजुएट होने से भी पहले। तो जो हमारे फिलिप हैं उन्होंने एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। उनमें उनका फोकस था चेंज शो करने का कि चेंज कितना आया हमारे कंपलसरी स्कूलिंग लॉ से। तो पहले तो हमारा कोई भी कंपलसरी स्कूल लॉ नहीं था कि हमें पढ़ना ही है, बट उसके बाद कंपलसरी लॉ आ गया कि तुम्हें स्कूल कंप्लीट करना ही है ग्रेजुएशन तक। तो जो ये लॉ आया ये 1947 में आया। तो जो 1947 में इस रिफॉर्म के आने से पहले, मतलब कि इस लॉ के आने से पहले जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना स्कूल ड्रॉप कर दिया था उनकी एज थी 14 या 15 के अराउंड। तो एज अ रिजल्ट 1946 टू 48 जो हमारा ड्रॉप आउट था 14 ईयर्स एज का वो 50% था। ऑब्वियसली हमारे 1948 के बाद या 1948 में तो किसी ने भी ड्रॉप आउट नहीं करा होगा, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें 46 टू 48 तो उसमें हमारे 50% ड्रॉप आउट थे स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कैटेगरीज आ गई हैं। पहला जो हमारे 1947 में लॉ आने से पहले ड्रॉप आउट कर चुके हैं 14 ईयर्स के लोग, तो यहाँ पे जो 1947 से पहले ड्रॉप आउट कर चुके हैं 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स, उनको हमने डाल दिया अपने कंट्रोल ग्रुप में। दूसरा हमारे पास कैटेगरी आती है 1948 की, मतलब कि 1947 में तो जिन लोगों ने ड्रॉप आउट करा वो 14 ईयर्स के थे, लेकिन 1948 में जो 14 ईयर्स के थे उन्होंने अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करा है क्योंकि लॉ आ गया था। तो दूसरी हमने अपनी कैटेगरी यहाँ पर ली है 14 ईयर्स ओल्ड की 1948 में। तो जब हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो हमने देखा कि जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ईयर एजुकेशन में इन्वेस्ट करा है, पढ़ा है एक एक्स्ट्रा ईयर स्कूल में, वो अर्न करे हैं 10% ज़्यादा उन एवरेज स्टूडेंट से जो 14 ईयर्स के हुए थे 1946 में। तो ऐसे ही हमारे नेचुरल एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर हम एक्चुअल में अप्लाई करके नहीं देख सकते तो हम अपनी हिस्ट्री के भी डेटा को उठाकर अपने एक्सपेरिमेंट को, अपनी हाइपोथेसिस को, अपने प्रेडिक्शन को टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। फिर यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है कि जो हमारे नेचुरल एक्सपेरिमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हमें हेल्प करते हैं सेपरेट करने में
कॉजेशन को कोरिलेशन से। फिर एट लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमें सजेस्ट करते हैं कि जो हमारी ईयर ऑफ एजुकेशन है और जो हमारी हायर इनकम है, इनके बीच में कोरिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ओमिटेड वेरिएबल है। मतलब कि हमने देखा था कि इसके बीच में ओमिटेड वेरिएबल कौन सा था, वर्काहॉलिक। तो ये हमारे इनके बीच में कोरिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ओमिटेड वेरिएबल है, बट ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी कोजल इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन को ही। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 2.2। अब हम आगे देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक 2.3 में। अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो अपनी रिसर्च में अपने क्वेश्चंस के तो आंसर्स को ढूंढते हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा कि हमारी टाइम की क्या कॉस्ट है। इस चैप्टर में हमने देखा कि अगर हम 1 साल पढ़ लेते हैं तो हमारे वेजेस कितने इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्वेश्चंस की तो हमारे इकोनॉमिक के क्वेश्चंस की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि जो हमारा गुड क्वेश्चन है वो एड्रेस करता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, किसके, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के और हमारी पूरी सोसाइटी के। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी इकोनॉमिक के रिसर्च से कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। क्योंकि जो हमारी रिसर्च है वो ओवरऑल क्या शो करती है, हमारे ह्यूमन के बिहेवियर को और हमारी इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को, कि हमारी इकोनॉमिक कैसे परफॉर्म करती है और हमारे ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर हम बात करें अपनी रिटर्न टू एजुकेशन की तो उसमें हमने देखा कि जो इंडिविजुअल है वो कितना स्पेंड करता है अपनी एजुकेशन में और उसके बदले में उसे कितना रिटर्न मिलता है। अगर हम इस रिटर्न को शो करेंगे इंडिविजुअल को और सोसाइटी को तो उनको भी फ़ायदा होगा और पूरे ओवरऑल सोसाइटी में वेलफेयर होगा। कैसे? तो अगर हमारी रिसर्च बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न है एजुकेशन पे तो ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी अच्छी बात है। हमें अपनी इंडिविजुअल को और सोसाइटी को बतानी चाहिए ये बात ताकि वो अपनी एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर हमारा एजुकेशन पे जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा लो है तो उस केस में ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है लोगों को बताने के लिए जो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें। वो इस न्यूज़ को देखकर, वो इस रिसर्च को देखकर ऑब्वियस सी बात है अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे। अगर हम बात करें सोसाइटी की तो हमें पूरी सोसाइटी को, अपने गवर्नमेंट को भी ये चीज़ बतानी चाहिए ताकि वो डिसाइड कर पाएँ कि वो अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट करें। वेस्ट तो ना कर देना वहाँ पे इन्वेस्ट करके अगर लो ही रिटर्न मिल रहा है तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। जो हमारे गुड क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स के और सोसाइटी के। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिविजुअल की तो वो भी अपना चेंज कर लेते हैं डिसीजन उसके हिसाब से और जो हमारी सोसाइटी एज अ होल है वो भी अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देख लेती है। तो ऐसे हमारे पूरी इकोनॉमिक का वेलफेयर होता है, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होता है। फिर अगर हम बात करें अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी की तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गुड क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर किए जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हमने देखा है कि हमारी कुछ स्ट्रीम्स में ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा क्वेश्चन पूछना ही काफ़ी बड़ी बात होती है और हमारे कुछ फिलोसोफर तो ये भी मानते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की, तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर किए जा सकते हैं। कैसे? विद इनफ हार्ड वर्क एंड केयरफुल रीजनिंग। तो ये थी हमारी 2 प्रॉपर्टीज इकोनॉमिक क्वेश्चंस की। इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।